नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर आज हम स्वागत करते हैं सुभाष चंद्र जी का, जो एक वरिष्ठ लेखक हैं। कई दशक से देश और समाज से जुड़े हर विषय पर लिख रहे हैं। वो एक गवर्नमेंट बैंक से रिटायर्ड हैं और आजकल पर्सनल विजिट पर अमेरिका में हैं और आज हम उनसे वहीं से बात कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, रेडियो हिंदुस्तान पर। सर, मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि 1947 में हमारा देश अंग्रेजों से तो आजाद हुआ, किंतु कुछ मुट्ठी भर लोगों के लालच और महत्वाकांक्षाओं में कैद होकर रह गया। आजादी के इतने साल बाद भी अनेकों समस्याओं के चंगुल से हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। आपके क्या विचार हैं इस बारे में, प्लीज बताइए हमें। ये बड़ा बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन हाँ, अगर हम इसको बड़े संक्षिप्त में कहें तो मेरी बात बड़ी कड़वी है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जी सर। 1947 में देश के टुकड़े हुए और टुकड़े होने के बाद दोबारा टुकड़े करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई। ये मेरा अपना मानना है और ये मेरा मेरा गांधी नेहरू के ऊपर बड़ा संगीन आरोप है कि जिस दिन देश के टुकड़े हुए उसी दिन से उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कायम कर दी कि देश के पुनः दोबारा टुकड़े किए जाएं। और उन्होंने एक ऐसा सपना देखा कि जब दूसरे पाकिस्तान बनने की बात हिंदुस्तान में शुरू होगी, और वो आज सामने आ गया है। उनका सपनों का जो भारत था ना, वो आज हमको सामने दिखाई दे रहा है। जो चीज 1947 में थी वो आज हमारी फिर चालू हो गई है। दूसरी चीज, जब सत्ता जिन लोगों के हाथ में आई, उन लोगों ने येन केन प्रकेंड सत्ता के लिए पूरे समाज को, पूरे सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ के रखा और जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं गया। मैं इसके लिए आपको दो तीन चीजों का मुख्य उदाहरण देता हूं मैं, जो हम आज पिछले 8 साल से हम देख रहे हैं कि जनता को दी जा रही है। क्या कहने को, देखिए, बड़ी बड़ी आपको मेरी बात बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन कहने को ही कहते हैं कि जी गांधी जी बहुत ज्यादा सफाई पसंद थे। अगर सफाई पसंद थे तो महात्मा गांधी को कांग्रेस की शुरू से ही सरकारों ने फॉलो क्यों नहीं किया? सफाई पे ध्यान क्यों नहीं दिया? जो चीज पिछले 2014 तक नहीं की गई इतने बड़े स्केल पे, वो 2014 में सरकार आने के बाद चालू की गई सफाई अभियान। और सफाई अभियान में क्या? शौचालय निर्माण। जो लोगों को ये मूलभूत सुविधा थी, इसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं गया। अब दिया गया तो बहुत ना के बराबर दिया गया। दूसरी चीज आपको और बताता हूं मैं, एक आपने सुना होगा कि जी सर। उस वक्त कितने 65 साल हुए, 60-70 साल हुए, 18,000 गांव ऐसे थे जिनमें आजादी के बाद बिजली नहीं पहुंची थी। आप कल्पना करते हैं क्या? 18,000 गांव, उन गांवों में बिजली दी गई, सरकार ने दी। तो मेरा दूसरी चीज, एक और चीज है, 2.5 करोड़ परिवार ऐसे थे जहां पे बिजली नहीं थी पूरे देश के अंदर। ये तो गांवों की बात अलग कह रहा हूं मैं, परिवारों की बात अलग है। तीसरी चीज, जो आम जनता है, जो ग्रामीण जनता है, वो बैंकों से नहीं जुड़ी थी। जी जो सर। जो जो ग्रामीण इलाकों में गरीब तबके की महिलाएं थी, उनको चूल्हे जलाने के लिए लकड़ी का प्रबंध करना पड़ता था, उनको सबको गैस दी गई। तो ये मैं कह रहा हूं आपसे कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इनको दिया नहीं गया। और सत्ता बनी रहे किस तरह से, उस जुगाड़ में सारे हमारे जो जो नेता थे वो लगे रहे। उनके अंदर से फिर पार्टियां टूटती रही, कांग्रेस से भी टूटती रही। सब उनका एक ही जो जो क्या कहते हैं कि डर्रा था, वो यही चलता रहा कि जी हिंदू मुसलमानों को तोड़ो,
जातियों को तोड़ो, लेकिन हमको वोट मिलते रहे और हमारा काम होता रहे बस। और भ्रष्टाचार बेलगाम उतर गया। और फिर मेरी बात हो सकता है आपको कड़वी लगे, इन सब के अंदर, इन सारे कामों के अंदर इनको जो सपोर्ट मिला वो एक कॉर्नर से मिला जो कि नहीं मिलना चाहिए था, और वो थी न्यायपालिका, जिसको कंट्रोल करके रखा इन लोगों ने। तो ये मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव है आजादी के बाद। ठीक है ना? जी सर। सर आपके ही जो आपने मुझे रिप्लाई किया इस मेरे प्रश्न का, तो इसके उत्तर से ही मुझे एक दूसरा प्रश्न आता है। ये माना जी कि हमारे जो मुट्ठी भर लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ और आज भी हम इससे हमें सामना करना पड़ रहा है बहुत सारी परेशानियों का। लेकिन साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं या समस्याएं हैं, उसका कारण एक और तो बुरे लोग हैं, और उससे भी ज्यादा है कि जो अच्छे लोग हैं वो उसका जवाब नहीं देते, चुप रह जाते हैं, चाहे वो आम जनता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें आम जनता का भी उतना दोष है? क्यों उन्होंने कांग्रेस को इतने दिन तक चुनती रही कि इतने साल में आजादी के बाद भी हमारा देश, और आज जब हमारी जनता जाग चुकी है और जनता ने परिवारवाद को सिरे से नकार दिया है, फिर भी फटे पटाखे की तरह से विदेशी फंडिंग और गलत तरीके अपनाकर हमारे अपने ही देश के लोग जो है, उसमें आम जनता भी शामिल है, चाहे वो उसमें 500 रुपए के लिए सिर्फ पत्थर फेंकने का काम हो या कुछ और, इस तरीके के हथकंडे अपनाकर आज भी लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में कि क्यों जनता चुप है, या क्यों अच्छे लोग चुप हैं, क्यों नहीं आगे आते बुरे का विरोध करने के लिए? उसके अंदर जी ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि लोग लोग कहीं लोग उनकी भड़काए में भी तो आते हैं ना, उनके बहकाए में आते हैं। आप एक सा एग्जांपल ले लीजिए। दिल्ली में एक ट्रेंड चला, फ्री बिजली फ्री पानी। वो यहाँ पे क्या लोगों को दिखाई नहीं दिया? सब दिखाई देता है कि हौसला था, लोग परेशान है यहाँ पर। लेकिन वही जनता ने उनको पंजाब में से सत्ता बना दी उनकी। तो जनता को तो दोष तो देना पड़ेगा, जनता को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सब कुछ जारी। आप ये कहिए कि कोई ये कह दे कि जी ये राज सत्ता के लोगों की है उनकी, नहीं, जरूरी नहीं है, मैं नहीं मानता इस चीज को। जनता की भी पूरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो जी वो वोट जी देते सर। वक्त। अब आप सोचिए जरा कि एक 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 व्यक्ति जिसको 30.5 साल की 27.5 साल, लालू प्रसाद यादव को, जिसको 27.5 साल की जी सजा हो चुकी है, जी उसके साथ भी अगर लोग जुड़े रहेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? किसको जिम्मेदार कहोगे आप? जनता को नहीं कहोगे क्या? जी सर, आप बिल्कुल। अपने आदर्श, जनता क्या ऐसे ऐसे लोगों को अपने आदर्श मान के चलना चाहते हैं? इसलिए मेरा कहना जी यह है सर। कि अभी जनता ने परिवारवाद को पूरी तरह से नकारा नहीं है, पूरी तरह से नकारा नहीं, अब नकार रही है, धीरे धीरे समझ आ रहा है। लेकिन अभी कई परिवार ऐसे हैं जो कि सत्ता में बने हुए हैं या कोशिश कर रहे हैं कि अगर सत्ता चलेगी तो दोबारा सत्ता में आ जाए। ऐसे हैं, कई हैं। पंजाब में सत्ता चली गई अकालियों की, सर पूरा एक परिवारवादी था, वो खत्म हो गया। लेकिन कोशिश में तो लगे ही है ना। ऐसे कई परिवार हैं जो कि अभी पर पूरी तरह से परिवारवाद खत्म नहीं हुआ है, लेकिन चल रहा है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। जी जी सर। इसी से मैं फिर से 1947 में ले जाना चाहूंगी मेरी बात वहीं से ही। जी 1947 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो उनकी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी, उन्होंने उसे इतनी अच्छी तरह से पुष्पित पल्लवित करके गए यहाँ पर कि आज भी हम बजाय विकास करने के या अपनी जड़ों से जुड़ने के, आज भी हम उन्हीं के बनाए हुए, उन्हीं की खेली हुई बिसात पर कहूं मैं, उसी के मोहरे बनकर रह गए हैं। और सिवाय जातियों में,
धर्म के नाम पर आज भी नेता हमको लड़ाते हैं और हम लड़ते हैं, बजाय ये जानने के कि हमारी जड़ें कहाँ थी, हम कहाँ से थे। लोग ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है, जो सही इतिहास है उसे पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि लड़ने के लिए तैयार है, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और जब घर के लोग ही आपस में लड़ेंगे और विदेशी लोगों के, जैसे कहते हैं ना, एक छोटा घर भी है तो कहते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली भी ठीक ना हो, और घर के लोगों के, घर के मैटर में बाहर के लोग का इंटरफेरेंस होगा, तो वो घर कभी तरक्की नहीं करता। तो वैसे ही सेम मैं समझती हूँ देश के साथ है। और हमारे देश के लोग फिर से इन्हीं नाम पर एक घर, मतलब कि देश में सिविल वॉर के लिए रेडी हो रहे हैं, बजाय इसके कि समझें लॉजिकली कि क्या सही है क्या गलत है। ये देश हमारा अपना है। जी देखिए, सर। इसके अंदर में आपने बिल्कुल ये बात सही पॉइंट आउट की है कि जो ये मेरा एक कहना ये है कि अंग्रेज तो चले गए, जी लेकिन उनकी जो एक अंग्रेजियत जिसे कहते हैं ना, जो उनकी जो कार्यशैली थी, वो उसकी जी कार्यशैली अभी तक चल रही है। और वो मैं नहीं समझता, देखिए, कि वो कभी खत्म होगी, क्योंकि ये जो कार्यशैली है ना, ये तो हर देश में चल रही है, यहाँ पे भी चलती रहेगी। अब आप सोचिए जरा कि हम आजादी के अमृत महोत्सव में चल रहे हैं, 75वें वर्ष में हैं। जी बिल्कुल। आज भी आप ये समझने की समझिए इस चीज को कि 75 साल के बाद आजादी के कुछ लोग अभी जाति में उलझे हुए हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जी जातिगत गणना होनी चाहिए, जी। जनगणना। यार कमाल हो गया, किस लिए होनी चाहिए? 75 सिर्फ साल के अपनी। बाद भी आप 75 साल के बाद भी आप लोगों को जातियों में बांट के रखना चाहते हैं? ये कहां तक उचित है? जी जी। मगर व्यक्तिगत ये हितों एक के लिए ना सर। व्यक्तिगत हितों के लिए, और अपनी जी सत्ता बनी रहे, पावर बनी रहे, इसके लिए आप जातियों में तो जितने टूटे हुए हैं और तोड़ दो। ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन एक चीज जी ये है, आप पिछले कुछ वर्षों में अगर आप थोड़ा सा अनुभव करें, तो चुनाव में जातिवाद से उठ के भी वोट डाले गए हैं। जो इनके जो जी जो बिल्कुल एक सही। एक पर्टिकुलर वोट बैंक बन के चलता था कि जी ये मुसलमान है तो यहाँ से वो फलाना जीत जाएगा, यहाँ से अगर ब्राह्मण का तबका ज्यादा है तो वो जीत जाएगा। ऐसा अब वो चीज ना थोड़ी थोड़ी रुक रही, लेकिन ये है कि इतनी पुरानी बीमारी है, कोई इसका इलाज कोई इतनी जल्दी थोड़ी हो जाएगा। जी आप ये बिल्कुल। देखिए, ये तो यहाँ तो ये हालत हो गई है कि सत्ता के लिए चाहे जैसे मर्जी जुड़ जाओ। ये जो बिल्कुल। अभी 2 दिन पहले एक सरकार हटी है महाराष्ट्र में, ये कोई जी सरकार थोड़ी थी। बिल्कुल ये एग्जैक्टली। उद्धव की सरकार कोई सरकार नहीं थी। वो सरकार क्या थी? हम्म, वो एक कॉन्ट्रैक्ट था, आपस जी में तीन बेमेल बेमेल कॉन्ट्रैक्ट था। वो कॉन्ट्रैक्ट ये था, जो बड़ी कड़वी भाषा में बोला हूं मैं, कि तुम भी लूटो हम भी लूटें। क्योंकि हम्म। ये जो तरह की सरकार बनी है, दोबारा तो बनेगी नहीं है। ये मौका मिला जी है, बिल्कुल। इसको गंवाओ मत, हाथ से मत जाने दो। और हम्म। 100 करोड़ तो ऐसी चीज हो जैसे आपकी और मेरी जेब में 100 रुपए हो गए। जी ये बिल्कुल। ये और आज भी तो देखिए, लोग पता नहीं बात से मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन ये जो लोग निकले हैं इनके, निकल के अलग ग्रुप बनाया है, इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या जी था? बताइए सर। इसका ये था कि इनको, शिंदे ग्रुप को, ये दिखाई दे गया कि 2.5 साल निकल गया, और 2.5 साल के बाद जब हम बाहर में जाएंगे, चुनाव में जाएंगे, तो
मुस्लिम वोटों पे तो शरद पवार कांग्रेस का कब्जा है, वो तो हमें किसी हालत में वोट देंगे नहीं। और उद्धव इस तरह से उनके कहने में चल रहा है कि हिंदुओं में यूं जूते मारेंगे, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। जी इसलिए बाहर निकल के इन्होंने सबसे पहले हिंदुत्व की बात की है, क्योंकि इनको पता है कि बिना हिंदू हम जीत ही नहीं सकते। तो अगर सही माने में देखा जाए, हिंदुत्व तो है और उसका सहारा लेके ये अपनी अपनी क्या कहते हैं गर्ज के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वहां से निकल के आए हैं। आप भी अगर देखिए कल ही देखिए स्पीकर के चुनाव में समाजवादी पार्टी के दोनों मुस्लिम नेता, जी ओवैसी के पार्टी के दोनों मुस्लिम नेता, उन लोगों ने स्पीकर के चुनाव में वोट नहीं दिया। जी इनको तो वोट देना चाहिए था। कांग्रेस, बिल्कुल शिवसेना और इनकी जो सेकुलर सरकार, एनसीपी की सेकुलर सरकार थी, उनको तो वोट देना चाहिए था, उन्होंने वोट नहीं दिया। ये क्या इंडिकेट करता है? यही इंडिकेट करता है ना कि वो इनके साथ तो कोई हिंदूवादी होगा उसको तो वोट देंगे ही नहीं देंगे, और हिंदू वैसे नहीं वोट देते इनको, बिल्कुल। वो दूर होते जा रहे थे, इसलिए निकल के आए। जी सर, ये जो मेरे कहने का मतलब जो मैं सोचती हूँ सर, इसी इसी विषय में आपके विचार चाहूंगी। मुझे लगता है कि दुनिया में दो ही कैटेगरी के लोग हैं, अच्छे या बुरे, या जिनके अंदर हिम्मत है, या जो बिल्कुल कायर लोग हैं। क्योंकि जहां तक मैं देख रही हूँ और जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, इतना मैं समझ पाई हूँ कि हमारे देश को और हमारे धर्म को भी, जो मैं सोचती हूँ, जितना नुकसान, जितनी हानि दूसरे लोगों ने ना पहुंचाई, उतनी हमारे अपने ही लोगों ने पहुंचाई है। तो जो खतरा भी हुआ है या जो कन्वर्टेड भी होकर बने हैं, वही लोग, चाहे वो जिन्ना हो या कोई और हो, तो ये लोग पहले हिंदू ही थे और इन लोगों ने ही सबसे ज्यादा, और जिन्ना के अंदर तो ना वो हिंदू थे ना मुसलमान थे, यदि हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो समझ में आता है, तो वो एक अंग्रेज परस्त ही व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सब कुछ किया। तो मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जा रही, लेकिन वही हम देख रहे हैं अभी, एक महान विरासत से हम जुड़े हुए हैं। फिर भी आजकल और आज जो भी नुकसान पहुंचाया है, आज हमने देखे, हम दूसरे को क्यों ब्लेम करें, यदि हम देखते हैं कि हम खुद अपनी परंपराओं से, उन परंपराओं का अर्थ की जो हमारी वैज्ञानिक परंपराएं थी, जो हमारी जीवन शैली थी, हम खुद आधुनिकता के नाम पर उनसे दूर होते जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे डाउनफॉल, पतन का कारण एक ये भी है कि हम अपनी संस्कृति से खुद दूर हुए? हम दूर नहीं हुए, हमें दूर किया गया। जी सर। आप अगर ये देखें तो हमारे, देखिए आप ये देखिए कि बड़े सिस्टमेटिकली हमारी जो जो प्राचीन चीजें हैं उनको, उनसे हमारे समाज को बिल्कुल अलग कर दिया। हमें जी आप ये छोटी सी चीज बताता हूँ मैं, महाराणा प्रताप को तो महान नहीं कहा गया, अकबर द ग्रेट कह दिया गया। जी ये किसने कहा? आप ये सोचिए जरा, ये किसने प्रचार किया? ये वामपंथियों ने प्रचार किया, एग्जैक्टली ये कांग्रेस की सोच ने प्रचार। जी हमको, हिंदू समाज को या भारतीय समाज को, चलो हिंदू समाज कह लीजिए, भारतीय समाज कह लीजिए, उसको अपनी जड़ों से काटने का काम किया लोगों ने। आप ये सोचिए, मैं आपको बताता हूँ, हमें जो जो जिसको कहते हैं आजादी मिली 1947 में मिली, जी 1949 में इजराइल बना, और उसी वक्त लगभग चाइना का भी आधारशिला रखी गई एज ए कंट्री, हालांकि इंडिपेंडेंट कंट्री। जी इजराइल की आबादी, मनीषा जी, आज की तारीख में 80 लाख है, केवल 80 लाख। हम 135 करोड़ हैं,
जी लेकिन इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वो कभी अपनी जड़ों से अलग हुए। यहूदियों ने कभी अपनी जड़ों को छोड़ा जी नहीं। और जी आज ये स्थिति है कि वो चारों तरफ से मुगलों से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक दम है उनके अंदर जिसकी वजह से वो खड़े हुए हैं, जीवित हैं। और कोई उनकी तरफ आंख उठा के देखने पे 5 बार 10 बार सोचता है कि हम इनके ऊपर हमला करें तो कैसे करें। लेकिन आज हमारे यहाँ हमारी स्थिति जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी स्थिति डिफरेंट ये है कि जब पाकिस्तान बना तो जिन्होंने मांगा पाकिस्तान जी वो वहां नहीं गए। उनको गांधी ने, नेहरू जी ने कहा तुम यहां रहो, और उनको यहां रख के क्या किया, मैंने आपको शुरू में बताया जी कि उसी दिन आधारशिला रख दी थी गांधी नेहरू ने कि दूसरा पाकिस्तान फिर से बनाना है, इसलिए उनको जाने नहीं दिया। ऐसा कहते हैं कि जिन लोगों ने वोट दिया पाकिस्तान बनाने के लिए, उसमें 95% लोग भारत में रह गए। कोई देश प्रेम के लिए नहीं रह गए थे, वो एक पूरे षड्यंत्र के तहत रह गए थे। वो हाँ षड्यंत्र था वो। जी। और वो षड्यंत्र आगे ये तो आगे सरदार जाके इन्होंने, इंदिरा गांधी ने जी 1971 सरदार में और पटेल पूरा जी ने भी किया। यही कहा था इस बारे में, सरदार पटेल जी ने भी यही बात कही थी जो आप कह रहे हैं ना हाँ, सर। 1971 में बांग्लादेश बना के इन्होंने और वही आगे और बढ़ा दिया उस काम को। बांग्लादेश के लोग जी यहाँ लाके बसा, जी ताकि वो मिशन पूरा होना चाहिए। बस मिशन पूरा हो गया आज। जी सर। हमारे जो आपने, लोग हाँ जी हमारे जी सर बता। हम्म। लोगों को आज कोई किसी देश में ऐसा देखा गया है कि जो बहुमत का समुदाय है, हिंदू समुदाय, 100 करोड़ समुदाय, उसको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। जी उसको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। और क्या है, मैं कई दफा लिख चुका हूँ लेखों में, ये आज क्या न्यायपालिका है। आप ये देखिए, एक व्यक्ति जाता है कोर्ट में जाता है, एक व्यक्ति, और वो जी किसी हिंदू परंपरा को चैलेंज कर देता है, बिल्कुल। और वो हम्म। पंचायत लगा के बैठ जाते हैं। वो 100 करोड़ आदमियों की जो जो मान्यताएं हैं उनको वो ताक पे लगा के उसके खिलाफ फैसला दे देते हैं। ये कहाँ का तरीका है? जी ये इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो 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 हिंदुओं को, हिंदू समाज को, या भारत को जो जिस तरह से पीछे रख दिया, उसके लिए इनको जो मदद मिलती रही ना पुरानी सरकारों को, वो न्यायपालिका से मिलती रही। जी आप एक मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। शबरीमाला 800 वर्ष से वहां पर एक परंपरा चली हुई थी, और कोई गलत परंपरा नहीं थी वो। उसको 5 जजों ने बैठ के उस जी परंपरा को तोड़ दिया, पूरे मंदिर को मलिन कर दिया। और मैं एक बात जी बताऊं आपको, ये कर जी दे सर। मलिन मंदिर को, जी लेकिन इन लोगों को कभी ना कभी ईश्वरीय दंड ऐसा मिलेगा कि ये हिल जाएंगे। ये चाहे जज बिल्कुल सर जज भी बिल्कुल। तो इंसान ही है ना। जी इन लोगों ने जो मंदिर को, सबरीमाला मंदिर को मलिन किया है ना, वहां पे जी सर। वो अन्य धर्मों की लड़कियों ने जाके वहां पे जानबूझ के जो जो गंदगी फैलाई है, ये सब न्यायपालिका की वजह से हुआ है। और ये भुगतेंगे, आप देख लेना, भुगतेंगे जरूर ये। दे जी विल सर। नॉट बी लेफ्ट। ये क्या जी सर। तमाशा हो गया। एक व्यक्ति, वो वो दूसरा कत्ल कर दे तो उसका तुम चर्चा नहीं करो, और हम आह भर दे तो तुम उसको कह दो जी पूरे देश में जो हो रहा है तुम जिम्मेदार हो उसका। ऐसा कैसे हो सकता जी है? सर बिल्कुल। और तुम अगर खुल दुर्भाग्य, के अगर तुम कहते हो तो दुर्भाग्य फिर ये है ना सर, दुर्भाग्य हमारे ही अपने ही लोगों का है। तब भी मैं यही कहूंगी, हमारे यहाँ कोई भी 4 अक्षर पढ़ लिया तो सबसे पहले अपने धर्म और अपनी परंपराओं का, उसका ही मजाक बनाना शुरू कर देता है, उसका ही बिल्कुल बिल्कुल अ, बिल्कुल उसकी आलोचना बिल्कुल। करना शुरू कर हाँ देता बिल्कुल, है। आई एग्री विद यू।
जी सर, अभी इसका उसका लाइव एग्जाम्पल मैं अपना ही देती हूँ। जैसे कि मैं माथे पर जी तिलक लगाती हूँ, तो मुझे 100 बार जी। से सुनने को मिल जाता है अपने ही लोगों से, कोई दूसरा नहीं मुझे पॉइंट आउट करता। हाँ बहुत पूजा करती हैं आप तो, हाँ। बहुत ज्यादा। क्या पूजा करती हैं आप? बहुत बड़ी बिंदी क्या लगा मतलब है? रखी है ऐसे। अब ये मेरा पर्सनल और मैटर भाई है तुम कि कौन मैं होते हो? तिलक लगाऊं या ना लगाऊं। हाँ, मैं कौन सी पूजा करूं या आपको कौन सी नहीं करूं, है ना। लेकिन नहीं इसमें करूँगा हमारे आपको क्या? अपने लोग ही मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, और इसके लिए मुझे बड़ी मजबूती से खड़ा होना पड़ता है कि हाँ, ये मेरा अपना पर्सनल राइट है। ये मेरी मर्जी है कि मैं अपनी पूजा हाँ क्या करूं, ये मेरे धर्म का है ना। ये मेरी अपनी मान्यताएं हैं। ये बात। एक बात और सर कि पढ़ाई का अर्थ या एजुकेशन का अर्थ जो हमने, इसलिए मैं, क्योंकि दूसरे पर उंगली उठाएं इससे पहले मुझे लगता है कि हम अपने ही घर को ठीक करके रखें तो ज्यादा बेटर है। मेरे घर में आकर यदि कोई दूसरा अपना रूल्स चलाए, हर घर की अपनी परंपराएं, तो हमें, मैं खुद मानती हूँ कि हमें आधुनिक होना चाहिए, लेकिन आधुनिकता के नाम पर धर्म से खिलवाड़ जो हम कर रहे हैं या अपनी मान्यताओं से जो कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। और अपने धर्म को हम सीखते ही नहीं है। हमारा हमारे बच्चे का पैकेज क्या है, वो कितना अर्न कर रहा है, इसके लिए हम बहुत खुशी के साथ बताते हैं। लेकिन हमारा हाँ। बेटा, हमारी बेटी अपनी जड़ों से कितना जुड़ी है, क्या कभी हम इस बारे में बात करते हैं? ये भी तो एक हमारा माइनस पॉइंट है हमारे अपने ही लोगों का सर। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं एक बात, देखिए, एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, कि ये हो सकता है आपकी बात मैं बिल्कुल कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं आप मैं खुद अभी 1922 2022 चला है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं भी 30 वर्षों से ज्यादा से मैं तिलक लगाता हूँ मैं। और जी कुछ लोग हैं, कभी कभी पॉइंट आउट किया, करते रहो, जी आई सर। डोंट, मैं तो करूंगा जो जो मेरे को करना है। लेकिन अब मैं आपको एक बात दूसरी बोलता हूँ। जी किसी व्यक्ति ने मेरे को बताया था कि जी, फलाना रिलीजन के बच्चे जो हैं, मजहब के बच्चे हैं, वो उनको ये ज्ञान है, ये करते हैं वो, और उस मजहब के ये करते हैं, हमारे हिंदू के बच्चों को कोई ज्ञान नहीं है। मैंने, जी मेरा अपना मानना ये है, देखिए, हो सकता है आपको ये अटपटा सा लगे, हमारे बच्चे बेशक जी कुछ ना करते हों, मंदिर ना जाते हों, पूजा ना करते हों, लेकिन वो कम से कम ये तो नहीं करते ना कि जी सड़क पे सर। खड़े होके पत्थरबाजी कर रहे हैं, जी सर। और किसी ऐसे जी धर्म सर। के साथ जाकर जुड़ रहे हैं कि जी, तुम हमारे धर्म के अंदर आ जाओ, प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन तो नहीं कराते हैं वो। जी ये मेरा एक मानना है। जी जी। आप ये सोचिए हाँ, ये मैं भी एग्री करती हूँ सर इससे। कि जी सर। हमारे हिंदू की लड़की जो है, जब वो गर्भवती होती है, तो वो गर्भ धारण करे हुए वो लेडी क्या सुनती है? वो भजन सुनती है, वो भगवान का नाम सुनती है। जी जी और सर। जिस लेडी की, और एक दूसरी लेडी है, उसके घर में आतंकवादी सुनाई देगा हर वक्त लेडी को, तो बच्चा क्या होगा फिर? आप सोचिए जरा। जी सर। जो आज जी आज जो सामने दिखाई दे रहा है, उसका कारण है ये। हम बेशक, मैं आपको बताऊं, हम बेशक बिखरे हुए हैं, हम यूनाइटेड नहीं है, लेकिन हम फिर भी किसी के लिए खतरा नहीं है। आप इस चीज को भी मान के चलिए, हम जी किसी के लिए खतरा नहीं है। वो ठीक है, हम यूनाइटेड नहीं है, तो हम उसके लिए हम सफर कर रहे हैं। मगर जी आज एक चीज ये सोचिए कि अब स्थिति बदल रही है। जी
आज समाज में क्या मतलब पूरे देश में, अगर आप सही मायनों में देखो तो समुद्र मंथन चल रहा है। जी सर। और इसका परिणाम, मैं तो बड़ा आशावादी हूँ, इसका परिणाम हो सकता है कुछ लोगों का त्याग हो, कुछ बलिदान हो जाए बहुत लोगों जी का, लेकिन अंततः इसका परिणाम सुखद ही दिखाई देगा। आप देख लेना, ये बहुत बड़ा मंथन चल रहा है जी। आप एक बात सोचिए कि जो स्थिति आज है भारत की, वो क्या कभी पिछले सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस के बाद रही है? कि जहां जी एक प्राइम मिनिस्टर को हर हर तरफ से विरोध, अपने तो ठीक है, अपने तो वो जो है वो भी बिदक जाते हैं कई दफा, लेकिन पूरा मीडिया, जी 70 से ज्यादा जर्नलिस्ट हैं जो कि आज आपके प्राइम मिनिस्टर के पीछे लट के पड़े हुए हैं, 70 से ज्यादा। जी उधर ऊपर जी से चाइना बैठा है, इधर पाकिस्तान बैठा है, और पता नहीं कितने मुल्क हैं जो जो जी खुल के भारत का विरोध कर रहे हैं। कितने शत्रुओं से घिरा हुआ आपका जी। प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा है। लेकिन वो एक कर्मयोगी है सर, और मैं ये वो मानती हूँ जी, एक ना खड़ा कर्मयोगी रहे हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल। वो अगर अपने 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 दम पे काम ना करे तो जी हम तो अब तक तो फिर से गुलाम हो गए होते हैं। आप ये चीज को बड़े ध्यान से समझिए जरा। जी सर। और वो जी किसी से सर। कुछ जी नहीं कहता, आप ये सोचिए जरा। जी सर। सर अभी बहुत कल अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आपने बहुत ही निर्भीक तरीके से अपने विचार रखे, बहुत अच्छे सार्थक तरीके से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो जी जी, आज समय सीमा हमारी खत्म हो रही है, फिर थैंक यू। आपसे मैं बात करूंगी। अभी हम, बहुत सारे प्रश्न रह गए जिन पर मैं आपसे चर्चा करना हाँ चाहती हाँ, थी। फिर बहुत अच्छा लगा, ये हमारा जरूर सौभाग्य जरूर है जरूर। कि हाँ जी, आपसे बात करने का मुझे अवसर थैंक यू मिला। मच। तो जी, हिंदुस्तान की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ सर। फिर मिलते हैं फिर थैंक यू। कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद सर। थैंक